नमस्कार, आदाब। अंधेरे से उजाले की ओर हम और सुमित आपके सामने हैं। पूरा देश हम लोग घूम चुके हैं और अब एक पोल की बारी है। एग्जिट पोलस्टर्स ने भी अपना वर्डिक्ट मोर और लेस दे ही दिया है। और अगर आप देखिए कि ये जो डेटा आ रहा है और ये हम अभी बैठे हुए हैं वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्शन WBE 2024 दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, उसके एग्जिट पोल और उस एग्जिट पोल का निचोड़ जो है, जिसको पोल ऑफ पोल्स कह सकते हैं, वो आपके सामने है। सबसे बड़ी खबर अब तक के जो पोल ऑफ एग्जिट पोल्स कह रहे हैं वो ये कि एनडीए यानी बीजेपी का जो गठबंधन है उसको 350 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। यानी पिछली बार के लगभग परफॉर्मेंस को रिपीट करती हुई एनडीए दिखाई दे रही है। पिछली बार 353 थी। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स बीजेपी की सरकार बड़ी आसानी से बना रही है। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में बीजेपी की अपनी सीटें भी बढ़ रही हैं। ज्यादातर जगहों पर, ज्यादातर सर्वे, ज्यादातर पोल्स में इसी चीज की निकलकर सामने आया है। कांग्रेस का प्रदर्शन इंप्रूव नहीं हुआ है, जो अब तक के फिगर्स हमारे सामने हैं पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के। ये देखिए, अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े अब आपके सामने हैं, जिसको निचोड़ आप कह सकते हैं कि पोल ऑफ एग्जिट पोल है। इंडिया न्यूज 371 एनडीए को दे रहा है, जन की बात 362 से 392 दे रहा है, न्यूज नेशन 342 से 378 दे रहा है, रिपब्लिक भारत 368 दे रहा है और रिपब्लिक टीवी का 359 दे रहा है। यानी हर जगह पे फिगर जो है वो मिनिमम 342 है और मैक्सिमम 392 तक एनडीए का जा रहा है। यानी 400 का फिगर भी टच करती हुई दिखाई देती है। इंडिया ब्लॉक की बात की जाए, इंडिया न्यूज 125, जन की बात 141 से 161, न्यूज नेशन 153 से 169, रिपब्लिक भारत 125, रिपब्लिक टीवी 154। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अधिक इंप्रूवमेंट विपक्ष की सीटों में नहीं होता दिखाई दे रहा है। अदर्स का खाता मेरे ख्याल से सिकुड़ रहा है, 14 के मुकाबले 19 के मुकाबले 47। इंडिया न्यूज, जन की बात 10 से 20, न्यूज नेशन 21 से 23, रिपब्लिक भारत 50 और रिपब्लिक टीवी 30। ये मोटा मोटी पिक्चर है अभी तक के पोल ऑफ एग्जिट पोल्स की, जिसकी सबसे बड़ी खबर, सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन निकलकर ये सामने आ रही है कि एनडीए अपने परफॉर्मेंस को रिपीट करता हुआ यहां पर दिखाई देता है। और अगर स्टेट वाइज ब्रेक डाउन करते हैं सुमित, तो उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो नंबर्स आ रहे हैं, इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स एनडीए को 69 दे रहा है, जन की बात 68 to 74, न्यूज नेशन 67, रिपब्लिक भारत मैट्रीज का नंबर है 69 to 74 और रिपब्लिक टीवी पी मार्क का नंबर है 69। शुभेंदु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारी ग्राफिक वॉल पे शुभेंदु इस वक्त मौजूद है। शुभेंदु, स्टेट वाइज डिटेल्स जो आ रहे हैं, प्लीज समझाइए इसको जरा। जी, तो ये जो डिटेल्स आ रहे हैं सुमित, ये साफ तौर पे ये दिखा रहे हैं कि 371 350 से ऊपर है। हमारे साथ यहाँ पर हमारे खास गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, संजय जी और आरती जयरथ। संजय जी, आप इसमें से किस नंबर को सबसे क्लोज मानते हैं, क्योंकि सीएसडीएस ने भी अपना सर्वे किया है? किसको क्लोज मानते हैं? उसको क्लोज मानते हैं जो जिसका सबसे कम आकलन एनडीए के लिए है और सबसे ज्यादा आकलन इंडिया के लिए है। कहने का मतलब न्यूज नेशन का जो पोल दिखाई पड़ रहा है इस वक्त, मुझे लगता है वो शायद हकीकत के करीब है। न्यूज नेशन इंडिया जो है, अब सवाल यह है कि 4 तारीख को पता चलेगा सच आंकड़े क्या थे। इस वक्त तो मुझे यही लग रहा है न्यूज नेशन का आंकड़ा जो है वो सबसे नजदीक। और लेकिन उनका जो रेंज है वो 35 सीट्स का रेंज है। रेंज बहुत बड़ा है। अगर यूं कहूं कि न्यूज नेशन का जो एनडीए का जो आंकड़ा है, जो निचला आंकड़ा है, उसके तरफ मैं ज्यादा एक तरह से झुका हुआ दिखाई पड़ता हूं। और इंडिया गठबंधन के लिए जो उनका अपर आंकड़ा है 169 170 का, मुझे लगता है कि वहां उसके करीब कहीं इंडिया गठबंधन अटकता हुआ दिखाई पड़ता है। कि ऑलमोस्ट पिछली बार जैसी चीजें हैं, 303 के आसपास बीजेपी। अगर इन एग्जिट पोल के अनुमान को देखें तो लगता तो ऐसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बीजेपी 300 का आंकड़ा नहीं छुएगी। और अगर 300 का आंकड़ा वो नहीं छू रही है, कहीं शायद 280 75 ऐसा कुछ होगा, ऐसा मेरा अपना अनुमान है इस वक्त। तो एनडीए के लिए 310
320 का आंकड़ा पार कर तो पाना आपको थोड़ा लगता है मुश्किल कि एनडीए मोरल विक्ट्री के बारे में बोलेगी कि चलिए 400 तो टच नहीं करने दिया? हाँ, अगर इस तरह का रिजल्ट हो जिसमें बीजेपी को मेजॉरिटी तो है और एनडीए को 310, 15, 20 है, तो भी कम से कम इसका अलग अलग तरह से एनालिसिस हो सकता है। और एक एनालिसिस जरूर आएगा कुछ लोगों के द्वारा कि मोरल डिफीट है बीजेपी की, क्योंकि कहां आंकड़ा 370 का था, कहां टारगेट था 370 और वो अटक गए 300 पर। जी, संजय सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन कार्निवाल में आपका स्वागत है। संजय सर, किस नंबर को पर आपकी निगाह टिक गई है? एग्जिट पोल में एक प्रकार का कंसेंसस है कि बीजेपी को अकेले को 300 के ऊपर, 300 से 325 के बीच, और एनडीए को 350 से 450 के बीच का नंबर मिलता हुआ दिख रहा है। ये कंसेंसस भी रेयर है। जाहिर है कि चैलेंजिंग माहौल में सारी एजेंसियों ने अपना हिसाब किताब जोड़ा होगा। ये उस कॉन्टेक्स्ट में है जब पिछले दिनों में हम लोगों ने बड़ी चर्चाएं की थी कि माहौल बदल गया है, फंस गई है, लोकलाइज हो गया है, यहाँ तो कीन कॉन्टेस्ट है, इस तरह की बातें हो रही थी। उसमें अगर ऐसा कंसेंसस सामने आ रहा है तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल संभवतः सही होगा डायरेक्शनली। एग्जैक्ट सीट नंबर क्या होंगे ये तो कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि अगर ये नंबर होल्ड करते हैं, ये डायरेक्शन होल्ड करता है, तो बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। ये जीत संभवतः इम्फैटिक होने जा रही है। लेकिन बॉटम लाइन कभी मत भूलिए, व्हाट मैटर्स इज 272। उसके ऊपर जो है वो मिथ्या है, वो वैनिटी है, वो प्राइड है, वो इतिहास बनाने की बात है। लेकिन 272 की एनडीए सरकार लेड बाय मोदी और 304 के ऊपर की सरकार लेड बाय मोदी में क्वालिटेटिवली मैं कोई फर्क नहीं देखता हूं। इसी से जुड़ा सवाल है सर मेरा। नेहरू जी के बाद तीसरे प्राइम मिनिस्टर होंगे, अगर एग्जिट पोल ठीक है, जैसे आप इशारा भी कर रहे हैं कि लगातार 3 चुनाव अपने दम पर जीतना, 272 प्लस लेकर आना, 282, 303, और ऑलमोस्ट फिर से गाड़ी वहीं आ रही है। स्टेचर कितना बड़ा, कितना बदलाव? ये बहुत बड़ा बदलाव होगा इस सेंस में कि तीसरी बार एक स्थायी सरकार, एक अकेली पार्टी, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी, हालांकि अलायंस के साथ चल रही है, वो आए। भारत जिस मुकाम पे है उसके लिए दुनिया भर में भी इसके इम्प्लीकेशन बहुत बड़े होने वाले हैं। और किसी भी पॉलिटिशियन को मालूम होता है कि पब्लिक में कब मूड किस बात से बदल सकता है। तो तीसरी बार जीत के आने के बाद ये जो सरकार है, मुझे लगता है कि ज़्यादा माइंडफुल होनी चाहिए उनको। अगर वो नहीं होंगे तो गलती करेंगे कि अब क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो उनको इस बार परफॉर्मेंस के अपने तौर तरीके भी बदलने पड़ेंगे कि प्राइड के आगे रियल लाइफ चेंज, रियल लाइफ ग्रोथ के बगैर चौथी इनकम्बेंसी के लिए जब जाएंगे तो फिर ऐसा माहौल नहीं होने वाला। लेकिन जो प्रधानमंत्री का आपने इंटरव्यू किया था उसमें मोदी 3.0 की चर्चा हुई थी। गवर्नेंस का पूरा रोड मैप तैयार है और क्लियर इंडिकेशन है कि अगले 100 दिन में क्या होगा। लेकिन इस नंबर्स की अगर चर्चा करें संजय सर, डायरेक्शनली सब एक तरफ जा रहे हैं। 300, सब लोग 350 को पार कर रहे हैं। एनेक्डोट्स की बात करते हैं क्योंकि आप हर स्टेट्स में गए हैं, बहुत सारे स्टेट्स में घूमे। एनेक्डोटली ये कितना पॉसिबल है? ये मुझे काफ़ी हद तक पॉसिबल लगता है, क्योंकि मैं उन थ्योरी से भी सहमत नहीं हूँ कि कोई पार्टी नैरेटिव सेट नहीं कर पाई, चुनाव वेवलेस था। इनफैक्ट ये जो नंबर है, ये अगेन इस क्वालिफायर के साथ ही बात करनी चाहिए जो संजय जी या कोई भी एक्सपर्ट हमेशा लगाते हैं कि ये एग्जिट पोल है और बिल्कुल गलत निकल सकते हैं। बावजूद उसके अगर ये निकलता है नंबर जो है सही, तो उसका मतलब ये है कि एक प्रकार के मोदी जी के फेवर में एक प्रकार की लहर है, क्योंकि तीसरी बार इतना बड़ा मैंडेट मिल पाना कोई मामूली बात नहीं है। इतने बड़े देश जिसके बारे में हम कहते हैं कि अनगवर्नेबल कंट्री है, उसमें ऐसा मैंडेट मिल पाना कोई मामूली बात नहीं है। इन नंबरों के बेसिस पे हम ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि शायद जो रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे हम बंटवारा करते हैं उसका और सेक्युलराइजेशन हो जाएगा। फिर संजय जी के आंकड़े को हमको देखना पड़ेगा कि मोदी फैक्टर, सिर्फ मोदी फैक्टर ने कितना काम किया, कि अगर वो ना होते और सिर्फ बीजेपी को वोट देना होता तो कितने लोग वोट देते। तो मोदी का प्रीमियम फैक्टर यहाँ से घटा या बढ़ा, ये एक्चुअल रिजल्ट में देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आखिरी बात, सब जगह मुद्दे तो हैं, सवाल ये है कि नैरेटिव और रेटोरिक के बीच चुनाव लड़ने की कला,
चुनाव लड़ने का विज्ञान, आखिरी वोटर को बूथ तक लाने का जज्बा और एग्जीक्यूशन किसके पास है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में कई बार ऐसा होता है कि आप शायद सबसे पॉपुलर पार्टी नहीं है, उसके बावजूद जीत जाएंगे क्योंकि आपने अपने समर्थकों का वोट डलवा लिया। मुझे इस बात का अफसोस होगा अगर ये नतीजे सही निकल करके आते हैं कि या इंडिया अलायंस फॉट दिस इलेक्शन वेरी वेल ऑन सोशल मीडिया। They fought it on social media. Then in that case, एक चीज सर और आपसे पूछना चाहूंगा मैं, जो बात अभी संजय जी ने कही कि अगर 370 नहीं आ रही हैं, जो रुमारिया भी कह रही थी कि मॉरल डिफीट, कुछ लोग कहेंगे भाई 370 आप कह दे लेकिन आप 300 पे रुक गए आके, तो ये मॉरल डिफीट बीजेपी की ज्यादा है या अपोजिशन की ज्यादा है कि तीसरी बार में भी इतनी आपके पास अगर हवा चल रही थी, आप जीत सकते थे और आप नहीं जीत पाए? देखिए, ये सवाल अब हमको लगता है कि 4 जून के लिए थोड़ा इसका गहन विश्लेषण हम लोग छोड़ दें कि विपक्ष ने एक अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से क्यों और कैसे हाथ से जाने दिया होगा अगर ये नतीजे सही निकल करके आते हैं। तो बाकी जो बातें हैं ना, वो तो अब बातें हैं। जैसा मैंने कहा कि 272 के आगे जो बातें हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अब 400 आपने बोला था, अरे भाई मैं 543 क्यों ना बोलूं? बोला उन्होंने इंटरव्यूज में, पीएम ने। बिल्कुल, मैं सारी सीटें जीतना चाहता हूं, मैं क्यों ना बोलूं? तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यू कैन क्वारल विद दैट 400 का नंबर। अगर 370-80 की एनडीए सरकार बनती है तो यू आर ऑलमोस्ट देयर। आज इंडिया ब्लॉक की मीटिंग थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे साहब ने कहा कि हम लोग 295 सीटें कम से कम जीत रहे हैं और एग्जिट पोल की जो पोल ऑफ पोल से वो कुछ और ही दिखा रहा है, 150 तक भी लेके नहीं जा रहा है। देखिए, 4 जून को जब तक क्लियर लीड स्टैब्लिश नहीं हो जाती है तब तक खड़गे साहब हो या कोई भी विपक्ष का नेता, उनसे यही एक्सपेक्टेड है कि वो बोले कि अभी भी हम जीत सकते हैं। तब तक उनको अपना बयान बदलना भी नहीं चाहिए। लेकिन इन नंबरों को देखते हुए उनको पहले से भी अंदाज था। देखिए, पूरा इलेक्शन निकल गया, हम लोगों ने कभी ये चर्चा नहीं की कि इंडिया अलायंस को पूरे को कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि कलेक्टिव कन्वर्सेशन में कोई कन्विंस ही नहीं है। किसी ने ये चर्चा नहीं की कि ये कांग्रेस पार्टी अकेले कितनी सीटें लेकर के आएगी, इस पर चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा सिर्फ ये हुई कि 400 मिलेगी या 300 मिलेगी या 250 मिलेगी, चर्चा ये हो रही थी। कोई ये चर्चा नहीं हो रही थी कि ये सरकार लौट नहीं रही है। इसीलिए इलेक्शन अभूतपूर्व है, असाधारण है, ऐतिहासिक है। और आरती जयरथ, अगर ये नंबर्स होल्ड करते हैं, क्योंकि देयर इज अ कैविएट, ये एग्जिट पोल्स है, तो ये तो एक वेव इलेक्शन हुआ ना, 350 से ऊपर, और ये वेव दिखता क्यों नहीं है फिर? और ये भी बात है जो सब चर्चा कर रहे थे कि फर्स्ट 2 फेजेस में वोटर्स बाहर नहीं निकले, और भाजपा के नेताओं का कहना था कि हम लोग कार्डर बेस्ड हैं, हम लोगों ने अपने वोटर्स को निकाला। ऑपोजिशन से सवाल पूछिए। नहीं, पर यही तो बात है कि वेव दिखा क्यों नहीं? जो लोग ज़मीन पे थे, जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, जो रिपोर्टर्स गए थे बाहर, उनको अगर ये आंकड़े सही हैं तो ये बिल्कुल वेव इलेक्शन है और वेव दिखना चाहिए था। जैसे 2014 में तो वेव दिख रहा था कि वैसे इवन 2014 में लोगों ने ये नहीं सोचा था कि बीजेपी को पूरी बहुमत मिलेगी, खुद अपनी पार्टी के बल पे पूरी बहुमत मिलेगी। तो यही मुझे समझ में नहीं आता है कि जो हम लोग जाते हैं, या तो हम लोग प्रश्न ठीक नहीं पूछते हैं, या हम लोग बस हाईवे स्टॉप्स पे लोगों से बात करके अंदर नहीं जाते हैं, इसीलिए हमको ये पता नहीं चलता है। सोशल मीडिया देखते हैं, या हम लोग ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स देखते हैं। आप इजाज़त दें तो मैं ये कहना चाहूँ कि अपनी इच्छाओं को अपना अनुमान के रूप में सामने रखना। हाँ। नहीं, और लेकिन मैम ये मैं बोलूंगी जरूर, क्योंकि जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो एक चीज साफ था कि ऑपोजिशन ने इश्यूज को सरफेस पे तो जरूर लाया, जैसे बेरोजगारी की लोग चर्चा कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं थे। किसी ने ये नहीं कहा कि अगर बेरोजगारी है तो ऑपोजिशन हम लोगों को नौकरी देगी, ये नहीं बोला। ऑपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो लिखा था कि हम 30 लाख पोस्ट जो खाली पड़े हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, हम उसको फिल कर देंगे, वो तो लिखा था। पर मेन बात ये है कि देखिए, इलेक्शन जीतने का एक तरीका होता है। आप नैरेटिव बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने सही मुद्दे उठाए हैं, लोगों के मन की बात कही है, पर आप इसको वोट में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि नहीं, आप अपना वोटर को बाहर ला सकते हैं कि नहीं। ये जो चर्चा हो रही थी कि लो वोटर टर्नआउट, अगर ये आंकड़े सही हैं, ये नंबर सही हैं, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन का जो वोटर था
वो बाहर नहीं निकला, क्योंकि उनको लगा कि बीजेपी का first two वोटर जो phases है वो में बाहर foregone निकला conclusion और है। बीजेपी जीत रही है। तो यही आई थिंक ये जो इलेक्शन मशीनरी है जो बीजेपी ने बहुत मतलब मोदी और अमित शाह ने इतना फाइन ट्यून किया है कि ये एक बहुत फॉर्मिडेबल मशीनरी बन गई है पिछले 10 सालों में। महाराष्ट्र इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। संजय जी से एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, फिर दूसरे संजय जी के पास आता हूँ। वो ये सवाल है क्या ऑपोजिशन ने इस चुनाव को ऐसे कर दिया शुरू से कि मोदी वर्सेस नो मोदी, हमको मोदी को हटाना है, हम क्या करने वाले हैं वो बताने की बजाय नकारात्मक साउंड करता था कि इनको हटाना है, पॉजिटिव साउंड नहीं कर रहा था अपोजिशन का कैंपेन। जिस तरह के आंकड़े दिख रहे हैं, क्या ये एक बड़ा लेक्यूना रहा उनके पूरे कैंपेन की डिजाइनिंग में? मोदी के साथ कैसे लड़ना है ये बात मौजूदा विपक्ष को 2029 तक भी समझ में आ जाए तो हम लोगों को आभारी होना चाहिए। लोकतंत्र की आत्मा विपक्ष में रहती है। इंस्टीट्यूशन ग्रैब हो गया, ये ऑटोक्रेट हो गए, मीडिया नतमस्तक हो गया, ये सब फजूल की बातें हैं। सुमेर, विपक्ष को अपना जो काम करना चाहिए उसमें वो क्यों फेल हुए इसको समझाने का बिंब सामने है मेरे। इस बार मोदी लेड बीजेपी ने विपक्ष को मिसलीड किया और वो सोशल मीडिया के इस अखाड़े में, इस रिंग में लड़ने के लिए उतरे हुए थे। यहां मोदी था ही नहीं, मोदी किसी और अखाड़े में था। वो अखाड़ा कहां है, दंगल कहां है, ये विपक्ष को पता नहीं था। ये विपक्ष सोशल मीडिया के लाइक्स और व्यूज को गिन करके चुनाव की अपनी जीत डिक्लेयर कर रहा था। ये मोदी को कंप्रीहेंड नहीं कर पाता, देश के मुद्दों को कंप्रीहेंड कर पाता है तो रिलेटेबल भाषा में बोल नहीं पाता, इसके पास कोई स्टोरी नहीं थी। ये दुख की बात है। ये हम तकलीफ से कह रहे हैं कि विपक्ष ने भारत के लोकतंत्र को ठगा है। आपने जो ये कहा कि ये अगर विपक्ष ने ठगा है तो लास्ट फ्यू फेजेस में इतना बस क्यों जनरेट हुआ? जैसा कि अभी आरती ने कहा वो यही है। जाहिर है कि इस बयान को आप चैलेंज कर सकती हैं क्योंकि ये ओपिनियन है, और वो ये है कि हम लोग अपनी इच्छाओं को लेकर के अगर चीज़ों को देखने जाएंगे और उस सैंपल को ठीक से समझना नहीं चाहेंगे तो आप कभी भी भारत के वोटर से बात करोगे तो वो तो अपना दुखड़ा रोएगा। उसके जीवन में संघर्ष है। इससे कौन इनकार कर रहा है कि आपकी पीक पॉपुलैरिटी में अभी भी 38 से शायद 40% वोट होगा, 42 होगा, तो भी 58 आदमी तो आपके खिलाफ है। आप उसको एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं कर पाते? इसके लिए तो आप कैसे बीजेपी को फेल्योर या दोषी बता सकते हो? मेरा पॉइंट यह है कि विपक्ष को मोदी के सामने कौन का जवाब नहीं आया, विपक्ष को अपनी स्टोरी सेल करना नहीं आया, उसमें कंप्रिहेंशन नहीं था, उसमें कोहेजन नहीं था। टूटे हुए, हकलाते हुए एक दो वाक्य, एक दो सेंटेंसेस थे। इसीलिए ये बहुत ही डिप्रेसिंग सिनेरियो है जिस प्रकार से विपक्ष ने अपने आप को परफॉर्म किया है इंडिया अलायंस बनाने से लेकर के इस प्रकार के कोलैप्स तक। संजय सर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं हरदीप सिंह पुरी, यूनियन मिनिस्टर। हरदीप जी, अगर आप सुन सकते हैं, संजय पुगलिया सर भी स्टूडियो में हैं। आदाब, प्रणाम। और जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, आपके चेहरे पे अभी तक मुस्कुराहट नहीं आई है। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट अंदर से तो आ रही है, पता नहीं कैमरे पे पहुंच पा रही है कि नहीं, बट मुझे जो आंकड़े अभी आपके ओपिनियन पोल्स, बाकी जो एग्जिट पोल्स हैं, उसको मिला के देखे तो इट इज़ एग्जैक्टली ऑन द लाइंस दैट सम ऑफ अस हैव बीन सेइंग कि चुनाव जो है सोशल मीडिया पे नहीं लड़ा जाता, चुनाव ज़मीन पर लड़ा जाता है। और जहाँ जहाँ से भी हमें फीडबैक आ रहा था, हमारे नेट गेन्स हैं बीजेपी के एज ए पार्टी, और एनडीए को मिला के हम कंफर्टेबली बीजेपी के आंकड़े 330-345 के पास होंगे, उससे ऊपर भी हो सकते हैं, और एनडीए के मिला के हम लोग 400 के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे इफ़ वी डोंट क्रॉस इट। पुरी साहब, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा था, मैं सुमित बोल रहा हूँ स्टूडियो से। मैं ये जानना चाह रहा था, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एक तो आपके पास सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे क्रेडिबल नेतृत्व है प्राइम मिनिस्टर मोदी के तौर पर, लेकिन एक सबसे बड़ा विपक्ष की नाकामी क्या रही? क्यों विपक्ष आपसे लड़ नहीं पाता है? ऐसी क्या चीज है बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी के अलावा जो विपक्ष के पास नहीं है?
नहीं, आपने अपना सवाल खुद ही आंसर कर दिया। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है, उनकी डेवलपमेंट के जो आंकड़े हैं 2014 और 2024 में क्या हुआ, पर उसके अलावा ये है कि वो जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है और 10 साल में जो हुआ और अगले आने वाले समय में क्या क्या करना चाहते हैं, उसका एक विजन और एक ब्लूप्रिंट है। हमारे जो विपक्ष में लोग हैं वो छोटी छोटी चीज और गाली पॉलिटिक्स में और एक बड़ा फ्रिवलस एक बहुत ऐसे डेवलपमेंट मॉडल में पड़ गए, रेवड़ी बांटने वाले मॉडल में। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वो कहते हैं हम फ्री 300 यूनिट बिजली दे देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। और मोदी जी क्या कहते हैं, हमसे सब्सिडी लीजिए और अपने आवास के ऊपर सोलर पैनल लगाइए और उससे जो अगर 300 यूनिट बिजली बनेगी वो आपने अपने लिए फ्री ले लीजिए, बाकी जो होगी उससे ईवी स्टेशन चार्ज बना दीजिए और बाकी ग्रिड में डाल दीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। दे आर दो कंपीटिंग डेवलपमेंट मॉडल्स है। एक तरफ है प्रोस्पेरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी है कि वेल्थ कोई क्रिएट करे, डिस्ट्रीब्यूशन हम कर देंगे अटक फटाफट खटाखट। दूसरा मोदी जी इन हमारी मॉडल डेमोक्रेसी को शोकेस कर रहे हैं एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वो क्या कह रहे हैं, हम यूरोप को कह रहे हैं आप आके यहाँ पे इंटरवीन कीजिए। मोदी जी भारत को यूनाइट कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग के लिए, ये तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं। तो ये कंपीटिंग मॉडल्स है और मैं समझता इन लोगों को, जो विपक्ष के हमारे लोग हैं, विरोधी दल है, दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर दी वोटर। हमारा वोटर बड़ा समझदार है, आपको कुछ कहेगा पर एंड टाइम जब वोट डालने का समय आएगा दे विल बिहेव एंड act with maturity. So this is, I think, also reflected in the इतना तो exit क्रेडिट polls. जरूर देंगे कि सोशल मीडिया पर ही सही नैरेटिव सेटिंग में वो आगे निकल गए आपसे। उन्होंने अच्छा लाइक्स और थम्स अप का चुनाव लड़ा। अगर ये नंबर सही है तो देखिए, अगर ये नंबर सही है नहीं है, मैं बता रहा हूं नंबर इससे अच्छे होंगे, पर ये एक अग्रेशन शो करना सोशल मीडिया पे और एवरी सेकंड डे कोई ऐसी बेवकूफ़ी की बात कर देनी, दिस वाज सेल्फ गोल स्कोरिंग। मैं आपको 2-3 सेल्फ गोल्स के बारे बताता हूं, चाहे वो मणिशंकर जी हो, चाहे वो सैम पिट्रोडा हो और उनके जूनियर पार्टनर है जयराम जी। ये अगर आप इसको नैरेटिव सेटिंग करते हैं तो आई मस्ट हाथ जोड़ के आई मस्ट रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। आपको लोगों के सामने सोशल मीडिया के लाइक्स और सर्कुलेशन नहीं ले जाना है, आपको लोगों के सामने ये मुद्दे ले जाने कि आपकी लाइफ में क्या ईज ऑफ लिविंग हम ला सके हैं, कहां पे हम कनेक्टिविटी बना सके हैं। कितने प्रधानमंत्री आवास आपको दे चुके हैं, 4 करोड़, और उनके समय में 4 और 14 के बीच में 13 लाख का आंकड़ा था और 8 लाख दे पाए, और हमने 4 करोड़ सैंक्शन किए। आने वाले समय में 3 करोड़ और करेंगे। 74 हवाई अड्डे थे, अब 150 हो गए। ये चीजें लोगों को नजर आती हैं। आप दिन में 80 करोड़ लोगों को दिन का 3 समय का फ्री राशन दे रहे हैं। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप उसको नीचे ला रहे हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड गुड पॉलिटिक्स, इज गुड गवर्नेंस इज गुड पॉलिटिक्स, और गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। ये मोदी जी ने, और हिज ओन पर्सनैलिटी, हिज ओन कमिटमेंट। ऑल राइट, हरदीप सिंह पुरी जी, थैंक यू सो मच। 4 तारीख को फिर से हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और संजय जी, मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पर भाजपा क्लियर रोड मैप से गई थी और क्लियर आइडियाज के साथ गई थी। उन लोगों ने ये भी कहा कि अगर ये पूरा ये जो पोल ऑफ पोल्स का नंबर है, एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के फिगर से एनडीए के पास 358 सीटें हैं, इंडिया के पास 148 सीटें आती हुई और अदर्स के खाते में 37 सीटें। बहुत ही क्लियर है कि किस तरीके से एनडीए ने तीसरे टर्म भी बहुत ही आसानी के साथ अपनी सरकार पूरे जोर शोर के साथ बना रहे हैं। संजय जी, इस वक्त तो हम एग्जिट पोल के अनुमान देख रहे हैं और हमें मानना होगा कि एग्जिट पोल, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल एक तरफा बता रहे हैं, तो हमें मानना होगा कि बीजेपी को अपने दम पे मेजॉरिटी आ रही है और एनडीए कहीं ना कहीं 350 का आंकड़ा पार कर रही है। इंडिया गठबंधन के लिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 130 से 150 के बीच अटकती हुई दिखाई पड़ रही है। इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसके आधार पर मैं कहूं कि इन एग्जिट पोल के अनुमान से मैं अपने आप को अलग पाता हूं। निश्चित रूप से एक डायरेक्शन तो बहुत साफ है, डायरेक्शन बहुत साफ है। बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन रही है। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के अगर ये नंबर है तो 37 अदर्स
ये तो YSRCP, BJD ये सब के नंबर्स होंगे, तो इसका ये भी मतलब है कि BJD के नंबर्स उड़ीसा में कम हो रहे हैं अगर ओवरऑल स्टेट वाइज ब्रेकडाउन भी अगर हम देखेंगे, और YSRCP के भी नंबर्स कम हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर हम अदर्स को यहाँ बाइफरकेट क्यों करें, कई पोल्स स्टेट्स के बारे में बता रहे हैं, और अगर आप आंध्रा की बात करें तो आंध्रा में YRCP को का आकलन मुझे लग रहा है 4 से 5-6 सीटों का है, 25 सीटें वहाँ हैं, तो बाकी सीटें एनडीए गठबंधन के साथ जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में भी मुझे लग रहा है कि बीजेडी के लिए आकलन 2019 की तुलना में काफी कम है, तो ये अदर्स जो कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, निश्चित रूप से YRCP कम है और बीजेडी की हिस्सेदारी इसमें कम दिखाई पड़ती है। लेकिन क्योंकि ये दोनों स्टेट्स जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, आंध्रा और उड़ीसा में साइमल्टेनियस पोल्स हो रहा है, तो उसको कैसे देखा जाए, क्योंकि उसके अभी आंकड़े नहीं आए। मुझे लगता है ये सवाल एग्जिट पोल वालों से पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं बताते। आप जब आपने एग्जिट पोल लोकसभा के बारे में बताया तो शायद मुझे लगता है देर सबेर उसका भी आकलन आएगा, लेकिन मुझे लगता है कई राज्यों में लोगों ने स्प्लिट वोटिंग किया है, लेकिन स्प्लिट वोटिंग का मतलब ये नहीं है कि निश्चित रूप से अगर बीजेपी के पक्ष में लोकसभा में दे रहे हैं तो किसी दूसरे के पक्ष में दिया हो। आंध्रा में मुझे लगता है कि जिस तरह से एक तरफा वोट पड़ रहा है, आप एनडीए के पक्ष में देखें, बड़ा बहुत ज्यादा एक तरह से एस्टिमेशन है, राइट। तो आंध्रा में मुझे टीडीपी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है, टीडीपी बीजेपी के और जनसेना के गठबंधन की सरकार। और उड़ीसा में मुझे लगता है कि बीजू जनता दल को, चूंकि लगता है जनता को कि लास्ट चुनाव है, सरकार बीजेडी की बनेगी। एक चीज और पूछना चाहूंगा संजय जी आपसे, 358 अगर जो एनडीटीवी की पोल ऑफ पोल्स का फिगर है, उसमें आप अलायंस को कितनी सीटें देखते हैं? 58 सीटें अगर, मतलब क्योंकि टीडीपी अच्छा लड़ रही है, देखिए मुझे लगता है भी हैं, मुझे लगता है मुझे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने एग्जिट पोल किया है ये उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि कम से कम बाइफरकेट करके तो बताएं कि भाई बीजेपी कितनी है और एनडीए कितनी है। लेकिन अगर एक अंदाज मुझे करना हो तो मुझे लगता है बीजेपी इन सब, अगर 358 है तो बीजेपी निश्चित रूप से 300 के पार है, क्योंकि उनके गठबंधन को कोई 45-50 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और हमारे साथ नीति जैन और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए उससे पहले। लेकिन संजय सर, आप अमित शाह जी के साथ कैंपेन ट्रेल में उड़ीसा में थे, तो क्या इंडिकेशंस आपको दिखे जमीन पर? क्योंकि 2017 में जब भाजपा उत्तर प्रदेश जीती थी, उसके बाद ही फिर अमित शाह जो पार्टी के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी अनवेल किया था और पहला नेशनल एग्जीक्यूटिव भाजपा का भुवनेश्वर में हुआ था। बीजेपी का पैटर्न देखिए आप, जब भी वो बड़ा चुनाव लड़ते हैं तो कुछ इलाकों में जहां पहली बार जा रहे होते हैं, कहिए कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के रूप में, तो वहां जाकर के वो अपने लिए नई जमीन ढूंढ लेते हैं और अपना जनाधार बढ़ा लेते हैं। इस बार उड़ीसा उनके लिए वो राज्य है क्योंकि वहां पर कांग्रेस एक तरीके से अनुपस्थित है, तो उनको मौका मिला है एक बड़ा विपक्ष के तौर पर खड़े होने की। जिस दिन मैंने अमित शाह जी के साथ यात्रा की उस दिन बहुत साफ था, और आप पहचान कर सकते हैं लाइव एक कार्यकर्ता बनाम आम पब्लिक, वहां पर रिस्पांस मिल रहा था। यानी कि विपक्ष के तौर पर बीजेपी का इमरजेंस, उनका वोट शेयर बढ़ना, लोकसभा में उनकी सीटें बढ़ना, ये मोटे तौर पर अनुमान लोगों का सबका है और मैं उससे सहमत हूं। असेंबली में नेक टू नेक है, ऐसा मैं कह सकता हूं, इसलिए ये कह देना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि मेरे पास कोई बेसिस नहीं है ये कह पाने का कि क्या बीजेपी असेंबली में लौट करके सरकार बनाने के लिए कामयाब हो जाएगी, ये तो नहीं पता, लेकिन लोकसभा में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। चूंकि उड़ीसा का और अमित शाह का जिक्र किया आपने, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस चुनाव की एक बड़ी स्टोरी, इस कैंपेन की एक बड़ी स्टोरी अमित शाह है। वो एक पब्लिक ऑरेटर, एक पब्लिक स्पीकर के रूप में नए ढंग से इमर्ज होकर के आए हैं। उनके भाषण करने का तरीका और पब्लिक से कनेक्ट में एक नयापन, नज़दीक से जिन लोगों ने पहले भी देखा, मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने भी बताया, मैंने भी उसको एक्सपीरियंस किया कि इस बार मोदी जी के अलावा अगर कोई दूसरा स्टार कैंपेनर इमर्ज होकर के आया जो कि चुनाव लड़ने का महारथी है, लेकिन उसका जो पब्लिक फेसिंग इमेजरी है, पर्सोना है, वो इस बार सामने आया है, तो अमित शाह की पब्लिक स्पीकर के रूप में डिस्कवरी इस चुनाव की एक बड़ी स्टोरी है। हाँ, और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये दोनों क्षेत्र, दोनों स्टेट
अमित शाह ने ही उसमें भाजपा पे पूरा काम किया। सबसे बड़े रणनीतिकार, सबसे बड़े रणनीतिकार। हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता जुड़ गए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछूंगी। ये जो एग्जिट पोल्स के नंबर्स हैं वो ज्यादा आप लोगों के लिए प्रॉमिसिंग नहीं है। 295 का नंबर्स मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं, क्या वो बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं? सुमित, अगर आप सुन सकते हैं, ये सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। ये जो 295 का नंबर्स है मल्लिकार्जुन खड़गे का, क्या वो बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शनली सारे पोलस्टर्स एक ही तरफ बता रहे हैं कि 350 का आंकड़ा भाजपा और एनडीए पार कर रही है। सुनाई नहीं दे रहा है इनको। नीति, चलिए आपसे सवाल पूछ लेते हैं। कैचमेंट एरियाज की चर्चा होती रहती है, कैचमेंट एरियाज में भी गुड न्यूज दिख रहा है। मारिया, आई थिंक जो डायरेक्शन सारे एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं उससे मैं अग्री करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर्स और शायद थोड़े बढ़ सकते हैं। और अल्टीमेटली जो इस पूरे चुनाव का मुद्दा था, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि सोशल मीडिया पे ऑपोजिशन ने ये पूरा चुनाव लड़ा है। मुझे लगता है उनको ओथ भी 295 के साथ ओथ भी सोशल मीडिया पर ले लेनी चाहिए, काम खत्म करें। लेकिन जमीन पर जो काम हुआ है और जो हमारा 400 पार का नारा था वो हमारे काम के ऊपर था, जो हमने 10 साल में डिलीवर किया है उसके ऊपर था। और हम लोगों ने लोगों के पास जाकर ये बात अपनी रखी है और उसी बात पे लोगों ने मोदी जी पे अपना विश्वास दोबारा जताया है। जो भी नंबर्स रहेंगे वो हम लोग 4 तारीख को देखेंगे, लेकिन जो हमारे काम के ऊपर हमारा विश्वास था, जो ट्रस्ट था हम लोगों का, वो बरकरार रहा है। ये सारे आपके एग्जिट पोल के नंबर्स दिखा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की चर्चा करें, कुछ नंबर्स आप लोग ओवर एस्टिमेट कर रहे थे क्या? हमारे स्टेट वाइज आई थिंक हम लोग 4 जून को जाएं तो बेहतर रहेगा। अभी एज एग्जिट पोल्स आई थिंक आई विल जस्ट बी हैप्पी कि जो डायरेक्शन हम लोगों की दिख रही है, आई थिंक वी आर गोइंग देयर। मेरा सवाल आपसे यही था नीति, एग्जिट पोल और पोल ऑफ पोल्स के बारे में ही। ये ट्रेंड जब दिख रहा है कि इस दिशा में चीज़ें जा रही हैं, तीसरी बार सरकार बन रही है, अपने दम पर बन रही है, आने वाले वक्त में, क्योंकि जो हमको इंटरव्यू दिया, संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भविष्य के भारत की तस्वीर उन्होंने रखी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से गवर्नेंस में चेंजेस लाने वाले हैं, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को काम करना होगा। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री के इस तीसरे कार्यकाल में अगर वो बन रहे हैं, जैसा कि पोल ऑफ पोल्स में दिख रहा है, पार्टी के अंदर क्या बदलाव आने वाला है, संगठन के अंदर क्या बदलाव लाने वाला है? क्योंकि वो बहुत बड़े स्टेचर हो जाएगा इसके बाद प्राइम मिनिस्टर का। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एज स्पोक्स पर्सन मैं आपको वही चीजें बता सकती हूँ जिनका ऑलरेडी डिसीजन हो गया है। मैं यहाँ बैठकर डिसीजंस नहीं ले सकती, लेकिन जो भी आगे हम लोगों का अभी संगठन में भी बदलाव आएंगे, कैबिनेट पहले एस्टैब्लिश होगा, सो वो सब चेंजेस जो भी आएंगे, लेकिन ये चीज सबको पता है कि आगे तीसरे कार्यकाल में भी हम लोग उतना ही काम करने वाले हैं जितना पिछले 10 साल से कर रहे हैं। क्योंकि कंप्लेसेंसी नाम की चीज ना मोदी जी में है और ना वो पार्टी में रहने देते। वो तो आप लोग सेफ सीट पर भी कंप्लेसेंट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी में भी सबके सब सीनियर पार्टी लीडर्स वहां पे कैंप कर रहे थे। क्लाइड, मेरा सवाल आपसे, क्या आप लोग सिंपैथी पर बहुत ज्यादा रिलाई किए कि शरद पवार के साथ सिंपैथी होगी, उद्धव ठाकरे के साथ सिंपैथी होगी क्योंकि उनकी पार्टी छिन गई? सिंपैथी का सवाल नहीं आता मारिया। जब आप मुंबई में थे, हमने जो चर्चा की थी, तो सिंपैथी का सवाल नहीं आता। हम लोगों के पास हमारा काम लेकर गए और लोगों ने सराहना की है। आप देखिए, आप सर्वे दिखा रहे हैं और आपके जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, ठीक है, आपने मेहनत की है। मैं भी लोकली देख रहा हूँ, यहाँ के जो महाराष्ट्र के चैनल्स हैं वो कुछ अलग ही तस्वीर दर्शा रहे हैं। जैसे कि महाविकास आघाड़ी को 25 सीटें दे रही है, आपके यहाँ कोई और दिखा रहा है। तो ठीक है, एग्जिट पोल्स है, 4 तारीख को पता चलेगा। मैं भी यहाँ हूँ, आप भी मुझे सवाल करेंगे, तो हम देखेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा, सहानुभूति का सवाल ही नहीं आता। हम हमारा काम लेकर लोगों के पास गए, लोगों ने काम को सराहा है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही थी, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो पार्टी तोड़ना, घर तोड़ना, ये सब चीजें जो हो रही, वो लोग नाराज थे, सहानुभूति नहीं, नाराजगी। और हमारा काम जो है वो लेकर लोगों ने निर्णय लिया, और वो निर्णय जो है वो आपके सामने जल्द आएगा। अभी और 2 दिन की बात है,
लेकिन ये जो एग्जिट पोल आप दिखा रहे हैं, ठीक है, आपका मेहनत है, उसको मैं कुछ और नहीं कहूंगा, चलिए। लेकिन हमारे भी सर्वे जो है, हमने महाराष्ट्र जो की सर्वे चर्चा किए करते हैं और मैं प्रोड्यूसर को बोलूंगी क्योंकि ओवरऑल महाराष्ट्र के जो नंबर्स हैं वो भी दिखाएं। संजय जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, महाराष्ट्र पे थ्रू आउट द इलेक्शन, क्योंकि 5 फेज में चुनाव हुआ है, वहां पर कहा जाता था कंफ्यूज्ड स्टेट है, कंफ्यूज तो लग नहीं रहा। अभी मेरे लिए भी बहुत कोई राय दे पाना मुश्किल होगा, सिवाय ये कि इस बार 6 पार्टियों के कारण बातचीत में कन्फ्यूजन का माहौल था। ये भी एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट था कि यहाँ पर एनडीए के लिए माहौल जो है वो वास्तव में टफ है, और ये सब तरह के लोग, सब तरफ के कैंप के लोग कह रहे थे। जहाँ तक नंबरों का सवाल है, चूंकि इतना टफ कॉन्टेस्ट है, तो थोड़ी सी सीटों में से कौन आउट ऑफ 48 कौन 25-26 ले लेगा और वो वहाँ का फिर माना जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ सीटें ले ली, ये कहना अभी मुश्किल है। एक चीज़ समझ में आई कि बीजेपी संभवतः ठीक कर रही है, एलाइज के तौर पर शिंदे और अजित पवार को जितना एट पोटेंशियल पंच करना चाहिए, उससे थोड़ा बिलो द पोटेंशियल पंच किया है, ऐसा लगता है। जी, ये महाराष्ट्र के फिगर्स आ गए, अलग अलग एजेंसीज के हैं। एबीपी न्यूज एनडीए को 22 से 26 दे रहा है, इंडिया न्यूज 34 सीटें दे रहा है, जन की बात 34 से 41 दे रहा है, न्यूज 24 33 सीटें दे रहा है, रिपब्लिक भारत 30 से 36 सीटें दे रहा है। मोटे तौर पर बड़ा जो गठबंधन है वो एनडीए के तौर पर ही उभर कर सामने आया, बजाय इसके कि शिवसेना एनसीपी के जो बड़े नेता हैं वो विपक्ष के साथ है, चाहे शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बात तो की आप जाए। मीडियन नंबर देखें जी, तो एनडीए के करंट नंबर से थोड़ा कम है, इस पर यहाँ पर कंसेंसस है। बाकी राज्यों में जैसे बिल्कुल एक तरफा माहौल रहा, महाराष्ट्र में संभवतः वैसा नहीं रहा है। संजय जी, मैं ये सवाल पूछूंगी, ये जो मीडियन नंबर की चर्चा संजय सर ने किया अभी कि ओवरऑल इतना रोजी पिक्चर नहीं है महाराष्ट्र में एनडीए के लिए। नहीं, ओवरऑल रोजी पिक्चर अगर जिस तरह का नैरेटिव बन रहा था उसके हिसाब से जाएं तो लगता है रोजी पिक्चर है, क्योंकि नैरेटिव तो लगभग ये था कि इंडिया गठबंधन को शायद एज होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिर्फ एक पोल है जो कौन सा एबीपी न्यूज सी वोटर का, उसने सिर्फ ऑलमोस्ट एक टफ फाइट दिखा रहे हैं, पर बाकी सारे पोल्स ये दिखा रहे हैं कि एडवांटेज एनडीए है, और छोटा एडवांटेज नहीं है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि एनडीए अच्छी करती हुई दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट जन की बात में हमारे जो प्रदीप भंडारी थे उन्होंने तो 35 सीटें माफ करिएगा 25 सीटें तक बीजेपी को इंडिविजुअली दे दी, जो कि पिछली बार से भी 4 सीटें ऊपर दिखा रहा था। एक क्विक कमेंट, माधव आनंद हमारे साथ जुड़े हुए काफी देर से हैं, राष्ट्रीय लोक पार्टी लोक मोर्चा के। माधव, क्या आप हैं? शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ प्रॉब्लम थी, आपसे बात नहीं हो पाई पहले। बिहार में क्या स्थिति है, और खासकर आज जो काराकट की सीट थी वो मैं पूछना चाह रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा जी और सामने पवन सिंह। देखिए, बिहार की स्थिति तो बहुत अच्छी है। पिछले बार भी 2019 में हम लोगों ने 40 में से 39 सीट जीतने का काम किया, और इस बार पूरा उम्मीद है कि हम लोग 40 के 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। आंकड़े जो भी आप लोग के चैनल पे दिखाया जा रहा है, मैं उस आंकड़े से न सहमति है न असहमति, सहमति भी व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, असहमति भी व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो हम लोगों का मानना है, जो हम लोगों ने ग्राउंड पे देखा है, जो हम लोगों ने लगातार जो 1.5-2 महीने का हम लोगों ने हर क्षेत्र में जो घूमने का काम किया है, जो जनता जनार्दन से जो आशीर्वाद के रूप में मिला, उससे तो यही लगता है कि इस बार 40 के 40 लोकसभा हम लोग बिहार में जीतकर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को जो है सो मजबूत और करने का काम करेंगे। बिहार में कहीं कोई मुझे लगता लड़ाई ही नहीं है। हाँ, जहां तक मार्जिन की बात है, हार जीत कितने से होगा, ये 39 सीटें दोबारा आएगी एनडीए को। हम तो कह रहे हैं 40 के 40 लोकसभा सीट। 4 तारीख का इंतजार करें सुमित जी, फिर हम लोग की मुलाकात होगी और फिर उस दिन हम लोग बहस करेंगे कि आखिर 40 के 40 लोकसभा सीट एनडीए को कैसे मिला। चलिए, शुभकामनाएं है हमारी तरफ से। जी नहीं, मुझे लग रहा था ये तमाम एग्जिट पोल हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, स्टेट वाइज ब्रेकअप है, लेकिन मजेदार बात है सारे एग्जिट पोल ने बीजेपी और उनके सहयोगियों को ब्रेकअप नहीं दिया, कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों का ब्रेकअप नहीं दिया, किसी ने वोट शेयर का एस्टिमेट नहीं दिया। तो बड़ी दुविधा होती है कि आप कैसे इन आंकड़ों का विश्लेषण करें, कैसे इन आंकड़ों को पर पैनी नजर रखें। आएंगे, जरूर आएंगे, उस चीज पर संजय जी की बात नोट कर ली गई है।